जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो भर्ती री एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसको देखते हुए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं। 50 क्वेश्चन है हिंदी के और करीब इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद में आप अपने स्कोर कमेंट में लिखिएगा ज़रूर आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। और क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या 5 तक जो है एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। इसमें कहा गया कि हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में भी अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। उपर्युक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है या नहीं, बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो दोस्तों, ये जो अवतरण लिखा गया है ये हिंदी की गरिमा के बारे में लिखा गया है, हिंदी भाषा के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, अगर इस अवतरण को देखें हम शुरू में, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया का हिंदी हमारी सजीव भाषा है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? सजीव भाषा है। तो इस अवतरण का जो शीर्षक होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंदी जो है वो एक सजीव भाषा है, हिंदी सजीव भाषा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन संख्या 2। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में को अपनाते समय, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए? तो किसका ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी जो शब्द अपना रही है वो अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है, इसी बात का तो ध्यान रखना चाहिए। तो देखें, इसका सही जवाब होगा हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही है, ये भी बिल्कुल सही है। अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा, ये भी सही है। दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के प्रयोग से हिंदी बिगड़कर कुछ और तो नहीं हो रही है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में जो नए शब्द आते हैं ये क्यों उचित माने जाते हैं? सही जवाब होगा हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण हिंदी में नए शब्दों के आगमन उचित है। किसके कारण? हिंदी में प्रचार बढ़ने के कारण, तभी तो हमारी हिंदी का प्रचार होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 4। इसमें क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 4, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को पढ़ें। हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, तो ये तो सही है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, ये भी सही है। हिंदी में और अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं आपके। नेक्स्ट आपका, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो हिंदी भाषा की एक विशेषता है कि यह अन्य शब्दों को स्वीकार कर लेती है, अन्य शब्दों को ग्रहण कर लेती है, यही लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं माना। ऑप्शन ए। अच्छा, बात सर हिंदी की जा रही है, तो हिंदी के बारे में याद रखेंगे कि भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो भारत में हिंदी को राजभाषा माना गया है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 वन
343 वन में हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया और उसमें लिखा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में जो हिंदी दिवस होता है, ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तिथि क्यों मतलब अपनाई गई? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान है आपका आगरा में। आप याद रखना, केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आगरा में है, आगरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 6 में कहा गया है पै फै वै मैं जो व्यंजन होते हैं ये इनका जो उच्चारण स्थान है ये क्या होता है? क्वेश्चन संख्या 6 का जवाब क्या होगा? जो पै वर्ग के व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ है। ये ओठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में मतलब जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं या वर्ग व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? तो हिंदी में वर्ग व्यंजन की संख्या 25 मानी गई है। वो पै वर्ग क्या होता है आपका? पै वर्ग होता है आपका ओष्ठ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 7, रस की निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता? तो भक्ति रस का आलम्बन कौन नहीं हो सकता? जवाब होगा आपका देवता हो सकता है, गुरुजन हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, लेकिन पुत्र की भक्ति नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसे रस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 8, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन संख्या 8 का सही जवाब होगा जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु, 8 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 9, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची क्या होता है? तो मीन मतलब होता है मछली। ऑप्शन डी मत्स्य होता है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य। सीखी मोर को कहा जाता है, विभावरी रात को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका घनिष्ठता। घनिष्ठता का शुद्ध रूप क्या है? घनिष्ठता का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन सी घनिष्ठता होता है। घनिष्ठता होता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचान कीजिए। दोस्तों उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम आते हैं। तो मैं और हम आते हैं। इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अच्छा, ये क्या है? ये सर्वनाम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। और कुल सर्वनाम के प्रकार कितने, मतलब सर्वनाम होते कितने हैं? तो सर्वनाम 11 होते हैं, लेकिन सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है, मैं और हम जो उत्तम पुरुष में आता है, तुम मध्यम पुरुष में आता है और बाकी सब अन्य पुरुष में आते हैं। उसके बाद में कटोरे भर खीर खाई। कटोरे भर खीर खाई वाक्य में अनुबंध संबोधक अव्यय कौन सा है? तो अव्यय शब्द पूछा गया है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात जो लिंग वचन क्रियाकर्ता के अनुसार ना बदलें, वो अव्यय शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 12 में जो अव्यय है वो कौन सा होगा? 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भर। भर जो है ये एक अव्यय शब्द है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। क्वेश्चन संख्या 13, हाथी आता है वाक्य का बहुवचन क्या होगा? हाथी आता है वाक्य का बहुवचन। हाथी आता है मतलब हाथी एक वचन होता है और एक वचन का हम बोलेंगे हाथी आते हैं। हाथी आते हैं। 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाथी आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखें। हाथी का पर्यायवाची होता है मंथर। मंथर किसका पर्यायवाची? तो हाथी का पर्यायवाची। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 14, इसमें कहा गया है क्वेश्चन संख्या 14, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी जो बच्चों की कॉमिक्स आती थी, इनकी कहानी लिखने वाले कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी प्राण कुमार शर्मा। चाचा चौधरी जो पात्र है वो किसके द्वारा मतलब ईजाद किया गया? तो प्राण कुमार शर्मा के द्वारा ईजाद किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन संख्या 15, कुल शब्द का अर्थ वंश होता है, जबकि कुल शब्द का अर्थ होता है ये। तो सो हम ऐसे बात करें तो अंग्रेजी में कूल शब्द का मतलब ठंडा होता है, लेकिन हिंदी में कूल शब्द का मतलब क्या है? 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी किनारा।
किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, ये क्या होता है आपका कूल होता है। उसके बाद में अगला है आपका गहरा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। गहरा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो सही जवाब होगा आपका गहराई, ऑप्शन ए गहराई। देखो यहाँ पर भी वर्तनी में गहराई यहाँ भी है गहराई में, लेकिन आपको बड़ी ई वाली लगाना है। गहराई में कौन सी होती है, बड़ी ई होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में जय का सही विलोम क्या होगा। जय का सही विलोम होता है पराजय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पराजय। क्वेश्चन संख्या 18, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। सही जवाब होगा आपका देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति मतलब क्या, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, परसर्ग आ रहा है, तो विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अगर आपसे पूछा जाए देशभक्ति में कौन सा, तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। समास जो होता है इसका मतलब क्या होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप। और समास संस्कृत की अस धातु में, अस धातु में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से बड़ा है, तो अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने से समास शब्द की उत्पत्ति होती है, सम उपसर्ग, ठीक है। और इसका अर्थ होता है संक्षेप में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि कायिक, वाचिक और आहार्य और सात्विक किसके भेद माने गए हैं। कायिक भी हो सकता है, कायिक मतलब जो शरीर से संबंधित है, वाचिक जो वाणी संबंधित है, आहार्य जो आहार संबंधित है, तो ये किसके मतलब भेद माने गए हैं। 19 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये अनुभाव के भेद माने गए हैं, अनुभाव, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। कायिक, वाचिक और आहार्य। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी और संचारी भावों में से एक है। अनुभाव जो है वो आश्रय के मन में स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करता है। आप याद रखें अनुभाव क्या काम करता है, स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन संख्या 20, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं। तद्भव शब्द कौन सा है, तो उलूक, उलूक मतलब ये उल्लू का तत्सम होता है, तो ये तो तत्सम है आपका। उसके बाद में आपका कूप, कुएं का होता है। पुस्तक, ये भी तत्सम है। लेकिन ओझा, ओझा क्या है, एक तद्भव शब्द है। ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय, उपाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है उपाध्याय, ठीक है दोस्तों। तत्सम क्या होते हैं, तो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में शामिल किए गए हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो क्या है आपका तत्सम होता है। उसके बाद में अगला देखें क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को पहचानिए। विशेषण शब्द को पहचानिए, सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन होगा आपका उपासना, अपेक्षा या आश्वासन। तो ये तो क्या है, ये विशेषण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो है एक विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जो ऐतिहासिक शब्द है इसका विशेष्य क्या होता है, इसका विशेष्य होता है इतिहास, इतिहास, इतिहास से बना ऐतिहासिक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 22 में कहा गया है अवलंब और अविलंब शब्द का सही युग्म चयनित कीजिए। अवलंब का मतलब क्या होता है, अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब क्या होता है, बिना देर किए, बिना देर किए मतलब शीघ्र। तो सही जवाब होगा 22 का ऑप्शन, 22 का ए, सहारा और शीघ्र, सहारा और शीघ्र। अवलंब मतलब सहारा, विलंब मतलब शीघ्र, मतलब बिना देर करना। किनारा, किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। किनारा, किनारे के लिए सही पर्यायवाची शब्द होगा आपका तट होगा, तीर होगा, कगार होगा। ऑप्शन बी, तट, तीर और कगार, ये किनारे के पर्यायवाची होते हैं। तट, तीर और कगार। देखो तट लिखा गया है यहाँ पे कगर लिखा गया है, तो ये वर्तनी की शुद्धियाँ हैं सब। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, जवाब होगा वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, आप याद रखेंगे, वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 वर्ण माने गए हैं। कुल है जो सारे माने गए हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आपके संयुक्त होते हैं आपके, वो सारे इसी में माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25, इसमें कहा गया कि कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्या है। 25 का सही जवाब क्या होगा, कृष्ण ने कंस को मारा, बताइए दोस्तों। तो कृष्ण ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो कृष्ण ने, तो पहला तो हो गया आपका कर्ता, कंस को मतलब कर्म को, तो इसका सही जवाब बनेगा आपका 25 का ऑप्शन सी, कर्ता और कर्म कारक, कर्ता और कर्म कारक, ठीक है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, आपने पढ़ा होगा, तो
जब कोई कर्ता कार्य करता है और ने चिन्ह आए तो वहाँ पे कर्ता कारक, और को होगा तो आपका कर्म कारक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कारक कितने होते हैं हिंदी में? तो कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कारक क्या होते हैं? क्रिया से जिनका संबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कारक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26, जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण क्या होगा? 26 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका होता है आपका जगण। जगण होता है। ठीक है दोस्तों, जगण जो होता है ये मतलब गण माने गए हैं छंदों में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जगण। और ये जो होते हैं जगण, ये मतलब जो छंदों में प्रयोग किए जाते हैं गण, तो ये बाणिक छंदों की विशेषता होती है, ना कि अर्थ। बाणिक छंदों की विशेषता होती है, आप याद रखेंगे जगण। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य के चयनित कीजिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है। दृश्य है तो नहीं होता, गलत हो गया आपका। उसके बाद में आपका वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद अगला देखें, वाह। देखो वाह मतलब एक जो है कैसा शब्द होता है? तो वाह अगर हम शब्दों की बात करें तो विराम चिन्हों की अशुद्धियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया? उद्धरण चिन्ह, तो ये तो गलत हो गया आपका। वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये भी गलत है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी वहाँ। देखो यहाँ पे देखें तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगाया गया है। वहाँ मतलब कितना सुंदर दृश्य है, तो ये आपका सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या अगला, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस उत्सव, महोत्सव होता है। 28 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा, संधि के बारे में याद रखेंगे। अच्छा, कौन संधि होगी यहाँ पे? तो जब आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन जाए, इस संधि में ही क्या होता है? गुण संधि होती है, गुण संधि। और गुण संधि जो है ये कौन सी संधि का भेद है? स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखिएगा कि संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों का मेल क्या है? संधि कहलाता है। अगर पूछे दो शब्दों का मेल तो दो शब्दों का मेल समास कहलाता है, आप याद रखेंगे। संधियाँ हिंदी में 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। सत्याग्रह का सही सामसिक विग्रह कीजिए। सत्याग्रह का विग्रह क्या होगा? तो सत्याग्रह का सही सामसिक विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सत्य के लिए आग्रह। और इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, तो इसमें बनेगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। सामसिक क्रिया में के लिए विभक्ति का लोप हो गया है ना। सामसिक क्रिया क्या है? कि विभक्ति का लोप है। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया आग्रह, तो के लिए जहाँ पे आता है वहाँ कौन सी कारक होता है? तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, कमल कोमल घर में सप्रीत। कमल कोमल घर कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? 30 का सही जवाब होगा कमल कोमल घर में सप्रीत पंक्ति में वाचक शब्द से का लोप हुआ है। ऐसे पद जो उपमेय, मतलब उपमेय क्या होता है? उपमेय हमेशा एक निर्जीव होता है, जो जिसका संबंध मानव के शरीर से नहीं है, वो उपमेय होता है। उपमेय जिसका संबंध मानव के शरीर से होता है। उपमान कमल की समता प्रकट करते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो लोप हुआ है वो है आपका वाचक शब्द का। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और अगला है आपका, अच्छा ये जो उपमेय उपमान ये होते हैं, ये अलंकार के भाग होते हैं, आपके अलंकार के घटक हैं आपके। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। आप याद रखेंगे कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? 32 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, परि उपसर्ग है। परि प्लस क्रम, परिक्रमा। तो आपको याद रखना है उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग बे शब्दांश होते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए शब्दांश होते हैं, और ये बे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले या आगे जुड़ते हैं, या तो पहले या आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द क्या की पहचान करनी है आपको, कौन सा होगा? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंदरता।
सुंदरता जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सौभाग्य, काव्य और चंद्र ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं हिंदी में। हिंदी में कितने लिंग माने गए हैं? हिंदी में 2 लिंग माने गए हैं, 2। कौन कौन से? एक पुल्लिंग होता है आपका और दूसरा स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। आपका 34 निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ बोलते हैं कम जानने वाले को, बहुज्ञ बोलते हैं बहुत जानने वाले को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही सही है आपका। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द आप जानते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार नहीं। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। देखो आप श्लेष, यमक, अनुप्रास ये शब्द क्या है? ये शब्द अलंकार के भेद हैं। लेकिन अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार होता है। अतिशयोक्ति क्या है? अर्थ अलंकार होता है। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद में आपका जो पहले कभी ना हुआ हो, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, जो पहले कभी ना हुआ उसे बोला जाता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे अभूतपूर्व लिखा गया है, तो मतलब बर्तनी की अशुद्धि है। तो आपको पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, ऑप्शन में क्या लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पाँव का तत्सम रूप क्या है? पाँव, पाँव का तत्सम क्या होता है? इसका सही जवाब होगा आपका पाँव का होता है पाद। पाद मतलब क्या? पैर। ठीक है दोस्तों, तत्सम के बारे में याद रखें, संस्कृत से जो शब्द हिंदी में एज इट इज ले गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं? यति 16-12 मात्राओं पर होती है। तो 28 मात्रा वाला छंद है आपका हरिगीतिका। हरिगीतिका। और यति जो होती है वो 16 + 12 इस पर होती है। तो हरिगीतिका आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की है, गीतावली, दोहावली ये तुलसीदास की रचना है। लेकिन यामा, यामा तो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। और दोस्तों ये रचना इतनी प्रसिद्ध रचना है कि इसी रचना के लिए महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ दिया गया था। तो आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला? 1982 में यामा कृति के लिए दिया गया था। और महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी युग की मीरा कहा जाता है। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। याद रखेंगे फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, बैसवाड़ी अवधी में। और रामचरितमानस राम के चरित्र का बखान करता है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बालकांड, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बच्चा मूल शब्द हो जाएगा, प्रत्यय जोड़े इसमें पन तो हो जाएगा बचपन। बचपन। क्वेश्चन संख्या 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बचपन। आपने गाना भी सुना होगा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसे याद रखिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, लेकिन हम उनको अपने दैनिक जीवन में बोलने में प्रयोग करते हैं। तो देशज शब्द कौन सा है? 41 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, खिड़की। खिड़की जो है एक देशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा इसके बारे में। और क्योंकि देशज शब्द जो होते हैं इनकी उत्पत्ति का तो हमें पता नहीं होता, अन्य शब्दों की बात जैसे आग, अग्नि, बच्चा, वत्स तथा फूल पुष्प से तद्भव बने हैं। तो ये तद्भव शब्द है, लेकिन खिड़की क्या है आपका? एक देशज शब्द है। देश शब्द जैसे पगड़ी, लोटा हो गया आपका, डिबिया हो गया, बिटोरा हो गया। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसानियत का संधि विच्छेद, तो इंसान प्लस इयत। इंसान एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका सही जवाब बनेगा 42 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इंसान प्लस इयत, इंसानियत। इंसान क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। यत इसमें क्या जुड़ गया? यत इसमें प्रत्यय जुड़ गया है। तो इंसानियत बनेगा आपका 42 का ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, इंसानियत। इंसानियत में कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसानियत में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 43। भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 43 का सही जवाब क्या होगा? तो सांप छछुंदर सी गति का मतलब है कि दुविधा में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुविधा में पड़ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन संख्या 44, इसमें कहा गया नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद कौन सा है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त होते हैं, मिश्र होते हैं। तो 44 का सही जवाब क्या होगा, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो इसमें ना तो कोई मतलब युग्म शब्द यूज किए गए हैं, किंतु परंतु नहीं यूज किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य है आपका, सरल वाक्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह जो एक अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। 45 की बात करें, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मतलब वाक्य का क्रम निर्धारण करना है, किस तरह से आएगा, देखें किस तरह से क्रम निर्धारण होगा। भारत जैसे देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए, तो पहला ही आपका कौन सा आ रहा है, आपका क्वेश्चन संख्या ये कौन सा था आपका 45, क्वेश्चन संख्या 45 है ये। तो इसमें देखें भारत जैसे देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले। तो इसमें आएगा पहले भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, तो ये आएगा आपका पहले नंबर पे, ले आया आपका पहला। दूसरा अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए, ये एक सही बन रहा है। उसके बाद में रे, कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये आपका ऐसे ही मिलेगा, आपका सबसे पहले आएगा ले, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए, तो पहले ले आया, फिर ये आया कुटीर उद्योग, फिर ये रे आया कुटीर उद्योग, रे अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, यह आएगा आपका ले ये रे वे, ले ये रे वे। 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ले ये रे वे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 46, इसमें कहा गया कि विशेष्य शब्द वह होता है, विशेष्य शब्द वह होता है, क्या होता है विशेष्य, तो विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ऑप्शन 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जब विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डंका बजाना, डंका बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो डंका क्या बजाया जाता है, या तो खुशी होगी या आप प्रचार करेंगे। तो डंका बजाने का सही जवाब होता है आपका प्रचार करना। ठीक है, प्रचार करना। क्वेश्चन संख्या 48, एकांत में, वहाँ एकांत में बैठकर भोजन करो। आपको बताना है कि बैठकर, बैठकर कैसा शब्द है आपका। 48 का सही जवाब क्या होगा, पूर्णकालिक कृदंत क्रिया। 48 का सही जवाब होगा बैठकर में पूर्वकालिक है और कृदंत क्रिया है। ठीक है, रेखांकित पद जो है ये आपका पूर्णकालिक कृदंत क्रिया का उदाहरण है। और पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है जो मूल क्रिया से पहले की जाती है। जैसे वह नहाकर पूजा करता है, तो नहाकर क्या हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 49, सेकंड लास्ट है ये आपका। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अपनी, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खालिस्तान नहीं होता। तो क्या नहीं होता, विचलित नहीं होता। अगर हम देखें तो धैर्यवान व्यक्ति विचलित नहीं होता या अधीर नहीं होता, तो विपत्ति में भी अधीर नहीं होता। यहाँ पे सही जवाब होगा आपका अधीर, अधीर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। दो समीपवर्ती वर्णों का मेल, याद रखें वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है, संधि। शब्दों के मेल से जो विकार होगा उसे समास कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं जिनमें लिंग वचनकर्ता क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये टॉप 50 क्वेश्चन इसमें शामिल थे, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।